द ग्रेट इंडियन इंडिपेंडेंस स्टोरी में आज दुनिया के ताकतवर मुल्कों से अनाज मांगने वाले देश से दुनिया भर को अनाज भेजने वाले मुल्क में बदलने की हिंदुस्तान की कहानी भारत के हरित क्रांति की, किसानों और वैज्ञानिकों की कामयाबी की। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत ठाकुर का। बात तब की है जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी। तब भारत के सामने भुखमरी का खतरा मंडरा रहा था। 1966 के साल में अल नीनो नाम के मौसमी गतिविधि जोर पर थी और पूरे भारत में बारिश कम हुई थी। इससे सूखा पड़ गया और देश में अनाज की कमी हो गई। भारत की इकोनॉमी की हालत खस्ता थी ही। ऐसे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अनाज और विदेशी मुद्रा की मदद के लिए अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुई। इंदिरा गांधी जब अमेरिका पहुंची तो वहां के कुछ अखबारों का शीर्षक था न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग, यानी भारत की नई नेता फिर से भीख मांगने पहुंची। हालांकि इस यात्रा से और ऐसी खबरों से भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। इसके साथ ही और बुरा तब भी लगा जब अमेरिका ने अपने वादे से कम अनाज पहुंचाए और उसके बदले भी भारत से रुपए के अवमूल्यन समेत कई शर्तें मनवा ली। इस अपमान से उबरने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए फैसले लिए। हालांकि इंदिरा से पहले प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के समय से एक्सपेरिमेंटल तौर पर चल रहे कृषि तकनीक में सुधार के उपायों और कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन उपायों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। इन्हीं कार्यक्रमों को बाद में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। हरित क्रांति की शुरुआत और उसका विस्तार देश के खाने की जरूरत से जितना जुड़ा हुआ था, उतना ही उसका रिश्ता देश के आत्मसम्मान से भी था। आजाद हिंदुस्तान ने अपनी शहरी आबादी को कम कीमतों पर भरपेट खिलाने के लिए पहले तो पाकिस्तानी गेहूं का भरोसा किया था, यानी तब हमें पाकिस्तान से गेहूं खरीदना पड़ रहा था। लेकिन दोनों देशों के रिश्ते खटास भरे थे और पाकिस्तानी गेहूं कीमत के हिसाब से भी ज्यादा महंगा था और दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से भी। पाकिस्तान से गेहूं खरीदना देश के लिए शर्मिंदगी की बात थी। बहरहाल बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए दुनिया भर में पैदावार बढ़ाना जरूरी था, इसलिए पौधों की नस्ल सुधारी जाने लगी। दुनिया भर की आबादी बढ़ रही थी और इसलिए अनाज का पैदावार बढ़ाना भी जरूरी था। और तभी जाकर जन्म हुआ ऊंची पैदावार वाली नस्लों का, जिसे HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज कहा जाता है। और इसका श्रेय जाता है अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को, और उन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी इसी काम के वास्ते 1970 में दिया गया। असल में भारत की आज़ादी के बाद से ही पश्चिमी देशों में, खास तौर पर अमेरिका में, भारत में अनाज की कम पैदावार और बढ़ती आबादी को टाइम बॉम्ब की तरह देखा जाने लगा था और कई लोगों ने इस बारे में कई लेख भी लिखे थे। इन्हीं परिस्थितियों में कोई 1 दर्जन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स ने 10 हफ्तों तक के गहन जांच के बाद अप्रैल 1959 में एक रिपोर्ट पेश की। फोर्ड फाउंडेशन की बनाई इस रिपोर्ट के पब्लिश होने तक भारत की आबादी करीब 48 करोड़ हो चुकी थी और रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया था कि 1966 एक निर्णायक वर्ष साबित होगा और अगर भारत ने अपने अनाज पैदावार को तिगुना नहीं किया तो यहां 2.8 करोड़ टन अनाज की कमी हो जाएगी। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि भारत को भुखमरी से बचने के लिए भारी उद्योगों और बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं की बजाय लघु सिंचाई, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल और खेती में मशीनों के इस्तेमाल की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगस्त 1960 में भारत सरकार ने इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP की शुरुआत की थी, जिसका मकसद संपन्न जिलों में अच्छी गुणवत्ता के बीज और रासायनिक उर्वरकों यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स की मदद से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था। 60 के दशक की शुरुआत में भारत को 2 बड़े झटके झेलने पड़े थे। आपको पता है 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और उसमें देश के रक्षा खर्च में बढ़ोतरी करनी पड़ी थी। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और मॉनसून नाकाम रहा, जिससे देश में फूड क्राइसिस पैदा हो गया। भारत सरकार और फूड फाउंडेशन ने गेहूं की नई किस्मों के बीज मैक्सिको से लाने के बारे में एक समझौता किया और इसके तहत इनका परीक्षण पंजाब के खेतों में किया जाने लगा। दूसरी तरफ
दुनिया शीत युद्ध के चपेट में थी और शीत युद्ध के एकदम तेज हो जाने से अमेरिका भारत को अपने पाले में करना चाहता था। ऐसे में अमेरिकी सरकार, फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने PL 480 के तहत भारत को दान और मदद देने की पेशकश की और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का वादा भी किया। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में बताया कि इंदिरा गांधी से समझौते के बाद भी अमेरिका ने हमारे साथ चालाकी की और देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा और इसके बाद देश में अनाज की पैदावार बढ़ाने का एक इंटेंसिव प्रोग्राम की तरह अपनाया गया। भारत में हरित क्रांति पहली बार पंजाब में 1966-1967 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों और भारत सरकार के जारी एक विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। उस समय देश की हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो भूख थी, इसलिए विवादित और जटिल कॉम्प्लेक्स नीतियों को लागू कर दिया गया और ये नहीं सोचा गया कि इसका बाद में क्या इसका असर होगा। बहरहाल 1968 में देश में 9.5 करोड़ मीट्रिक टन अनाज की पैदावार हुई थी। पैदावार में ये वृद्धि पंजाब और हरियाणा में हुई, जहां किसानों ने बौने किस्म के नए गेहूं के बीज बोए। दूसरी तरफ चावल, कपास और मूंगफली की नई किस्मों का भी अच्छा उत्पादन हुआ था, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और जहां किसान नए बीजों और ज़्यादा मात्रा में खाद के इस्तेमाल के लिए तैयार थे। भारत में हरित क्रांति को लागू करने की जिम्मेदारी C. सुब्रमण्यम की थी और उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1967 तक जब तक नया तरीका अख्तियार नहीं किया गया था, भारत में गेहूं की सालाना पैदावार 90 लाख मीट्रिक टन के आसपास थी, लेकिन 1970 तक ये पैदावार बढ़कर 2 करोड़ टन तक पहुंच गई। सिंचाई की सुविधा के लिए देश भर में कई बांध परियोजनाओं का विकास किया गया। देश भर में निजी ट्यूबवेल क्रांति की शुरुआत हो गई थी। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिला, जहां आज भी आपको बड़ी संख्या में निजी ट्यूबवेल्स देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP 1974 में शुरू किया ताकि सिंचाई सुविधाओं की क्षमता का उपयोग किया जा सके और पैदावार को अधिकतम किया जा सके। इन सारे प्रयासों के बूते देश में सिंचाई वाले इलाके बढ़कर अब करीब आज की तारीख में 10 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा हो गए हैं और ये 1950 में करीब 2.25 करोड़ हेक्टेयर ही था। स्वतंत्र भारत में जिन पहली बांधों का निर्माण किया जा रहा था उनमें भाखड़ा नागल, कोसी, चंबल, हीराकुड, दामोदर घाटी और तुंगभद्रा बांध शामिल थे। बाद में इस फहरिस्त में कई और नाम जुड़ते चले गए और आज की तारीख में देश में कोई 4,877 बड़े बांध मौजूद हैं, जिनमें से कई सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के मकसद से बनाए गए हैं। हालांकि हरित क्रांति का सबसे अधिक फायदा गेहूं और चावल को हुआ है, लेकिन मोटे अनाजों में सिर्फ बाजरा की ही किस्मत अच्छी निकली है और भारत पहला देश है जिसने बाजरे की भी उच्च उपज वाली किस्में तकनीक की है और इसको अब पूरी दुनिया भर में श्री अन्न के नाम से बढ़ावा दिया जा रहा है। आज की तारीख में हम 265 मिलियन टन से अधिक अनाज की पैदावार करते हैं और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि 1966 में महज 75 मिलियन टन ये उत्पादन था। बेशक अनाज और अन्य फसलों के उत्पादन में ये जादुई बढ़ोतरी हमारे अन्नदाता किसानों, आम जनता और ख़ास तौर पर नीति निर्माताओं के हौसले बुलंद कर देने वाली है। आज़ादी के बाद हमने एक लंबी छलांग अनाज उत्पादन में, अनाज की पैदावार में लगाई है। हम अनाज खरीदने वाले देश से अनाज का निर्यात करने वाले देश में बदल गए हैं और इसके पीछे उन हज़ारों वैज्ञानिकों के साथ उन करोड़ों किसानों के खून पसीने की मेहनत है, जिनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र प्रथम।